अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त 3 इतराफ़ से मुस्लिम लीग नवाज़ को तनकीद का निशाना बना रही है। पहली बात तो ये है कि वो 16 महीने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ हुकूमत में शामिल रहे, लेकिन अब वो उस दौर में होने वाली महंगाई जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने से इनकारी हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि PDM की सरबराही पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इस महंगाई की जो है वो ज़िम्मेदार है। एक के बाद एक वज़ीर ख़ज़ाना, लेकिन कोई भी सूरत हाल को बेहतर न कर सका, ये कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। दूसरा इल्ज़ाम जो वो मुस्लिम लीग नवाज़ पर आयद कर रहे हैं वो ये हैं कि ये बैसाखियों और सहूलत कारी के ज़रिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं, और यही वजह है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है वो तकाज़ा कर रहे हैं। तीसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो बुज़ुर्गी का एक ताना दे रहे हैं कि बुज़ुर्ग सियासतदान जो हैं वो अब घर बैठे, उनकी नौजवानों में कबूलियत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की 60 से 70% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन वो अब नौजवान लोगों को देखना चाहती है। लिहाजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि वो जज्बा और अज़्म रखते हैं, नौजवान हैं, हालात को समझते हैं, लिहाजा उनको जो है वो मौका फ़राहम किया जाए। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो ये समझती है कि माजी में उसके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, लिहाजा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनका साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का अज़ाला होना चाहिए। वो तजर्बाकार हैं, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, मुल्क को इससे पहले भी मुश्किलात और बहरानों से निकाल चुके हैं, लिहाजा उन्हें मौका जो है फ़राहम होना चाहिए। ये फ़ैसला तो अवाम ने करना है कि उन्होंने मौका किसको फ़राहम करना है। तीसरी तरफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। गो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि हमने आपके साथ नरम रवैया अपनाया है, आप 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं और उसके बाद जो है 7 दिनों के अंदर अंदर आप वो इलेक्शन कमीशन में पेश करें, तो फिर आपका इंतखाबी निशान भी हो जाएगा और बाकी मामला भी हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो मुमकिन है, और जो हद मुतय्यन की गई है उसके अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कर पाएगी, ये एक अहम सवाल है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद शेर अली साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं तस्नीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। आबिद शेर अली साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ आप शरीके हुकूमत रहे हैं, लेकिन जो कुछ इस हुकूमत के दौरान हुआ है अब उसका वो वज़न उठाने के लिए तैयार नहीं है, और वो ये बात कह रहे हैं कि PDM की सरबराह पार्टी जो थी वो मुस्लिम लीग नवाज़ थी, एक के बाद दूसरा वज़ीर ख़ज़ाना आया, और आज अवाम जिस कर्ब और अज़ियत में मुब्तला हैं ये मुस्लिम लीग नवाज़ का दिया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नहीं ख्याल कि अब लोग इस चीज़ को बाय करते हो कि बिलावल ज़रदारी साहब क्या कह रहे हैं कि क्या नहीं कह रहे, कि कौन, ये जाहिर है उनको पता कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब एक फेडरल गवर्नमेंट होती है तमाम जो लोग हुकूमत में शामिल होते हैं वो बराबर के इसमें ठीक होते हैं, अच्छाई भी हो चाहे महंगाई हो या ना हो, तमाम चीज़ें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट आए, तो वरना लोग हंसेंगे, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। नंबर 2, बिलावल साहब को मैं बड़े एहतराम से कहूँगा कि मेहरबानी करके वो अपनी संघ की कारकर्दगी पर फोकस करें कि उनके पास 15 साल हुकूमत हुई है। अगर वो काइंडली कराची आवाम को समेत संघ को बता दें, बजाय के डाइवर्ट करना फोकस को लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। आप पाकिस्तान के और बिलखसूस सिंध के लोगों को जवाब दिए हैं। जाहिर है आप 15 साल वहाँ पे हुकूमत करें, और आप जहाँ तक कि आपका कहना
कि बैसाखी तो लोग इस्तेमाल करते रहे हैं और मैं माजी में नहीं जाना चाहता। तो यार तो सिर्फ कारकर्दगी क्या है, जाहिर है हमारी जो बैसाखी है वो पाकिस्तान की 36 करोड़ अवाम है जिनका सहारा लेकर हम अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जीतते हैं। और हमारा सही बुनियादी मकसद भी यही है इलेक्शन का कि पाकिस्तान के जो तकलीफ मसाइल है पिछले 6-7 साल में 2017 से लेकर अब तक, तो उन मसाइल से हमें मिलजुल कर पाकिस्तान को निकालना चाहिए। हमें पाकिस्तान की आवाम नहीं, इसमें आबिद शेर अली साहब ठीक है आपने ये बात की, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि जिस तरीके से जारियाना अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के बारे में ख्यालात का इजहार कर रही है, मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो बहुत दिफाई पोजीशन में है कि आप ये समझते हैं कि इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है वो मद्देनज़र है कि एक दफ़ा फिर मिल के ना चलना पड़ जाए तो मामलात को उस नहज पर ना ले जाया जाए जहाँ पे फिर फौरी तौर पर मुश्किल हो। बात डिफेंसिव या ऑफेंसिव होने की नहीं है, बात पाकिस्तान के लोगों के मसाइल की है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हो, JUI के कोई उनके कारकुन हो, तो चाहे जाहिर है उन्होंने भी माशरे में रहना है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि बजाय दस्ते गिरबान होने के हो जाएंगे, बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन पहले पाकिस्तान के मसाइल हल करें जिनकी जिम्मेदारी डाली गई है। और आप कह रहे हैं कि नून है, टीम है, काफ है, कोई भी है, तो बिलावल साहब और उनकी पूरी पार्टी इस कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब को फोकस करें। मैंने आपको पहले अर्ज की है तो सिंध पर बताएं कौम को कि 15 साल में उन्होंने सिंध को क्या दिया, कराची को क्या दिया। अब लोग कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देंगे, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज है या कोई भी और पार्टी है, तो हम तो अवाम के साथ जाएंगे। तो आप भी अवाम के पास जाएं, जो अवाम जिसके गले में हाथ डाले वो उसका हो। मैं आबिद शेर अली साहब आता हूँ। अब इसमें तस्नीम कुरैशी साहब ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी जो है और आपके जो चेयरमैन हैं वो बड़ी शदोमत के साथ मुस्लिम लीग नवाज़ को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पहले तो आप ये कहते थे कि हम जो शराकतदारी हमारी रही है 16 महीने में जिसमें आप भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, तो हम हमारे मुश्तरका कंधे हैं। अब आप कहते हैं कि नहीं, कंधा मुस्लिम लीग नवाज का ही था, जो कुछ हुआ उन्होंने किया। देखें जी, पॉलिटिक्स में डे टू डे सब्जेक्ट होते हैं। आज जो कल पॉलिटिक्स थी आज डिफरेंट है। ये पॉलिटिक्स का एक ये होता है, ये कभी भी यूनानिमसली या एक जैसी नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पार्टी का मौक़िफ़ वाज़े तौर पे है कि हम लोगों को वो सहूलियात देना चाहते हैं जो माजी में कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकी। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इक़्तिदार आई है तो उसने बिला तफरीक लोगों की खिदमत की। अगर आप शुरू से ले लें, भुट्टो साहब आए, उन्होंने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत काम किए। गरीबों के लिए कॉलोनी बनाई गई जो आज भुट्टो कॉलोनीज कहलाती हैं, और फिर उसके बाद लोगों के लिए, मजदूरों के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आए। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफ के तौर पे हमने इस मुल्क की आवाम की भरपूर खिदमत की है, इस सेंस में कि हमने लोगों को छोटी मकान का जो नारा था उसको इम्प्लीमेंट करने में अपना अहम किरदार अदा किया। और आपको ये फिर 2008 नहीं, इसमें तस्नीम कुरैशी साहब ये तो माजी है, माजी को छोड़ें। अब तो लोग पिछले हफ्ते की बात नहीं, अब तो हाल का वक्त है। और इस हाल के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाह रहे। मैं 2 मिनट मुझे अगर दे देंगे मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं बड़ा शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। 2008 में हमारी गवर्नमेंट, हमने गरीब आवाम के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। लोगों के जो डिविडेंड से इंडस्ट्रीज में मजदूर के वो शेयर एलोकेट किए। हमने लोगों की इंतहा तक खिदमत की है। और इसी वाला से फिर आज जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी है तो जो बुरे काम है वो मैं समझता हूँ उसमें महंगाई का बहुत तूफान आया,
जिसमें मैं समझता हूँ एक बहुत माजरत के साथ, आप शेरल भी बैठे हुए हैं, एक जादूगर बनाकर एक फिनांस मिनिस्टर को जब भेजा गया, बल्कि भेजा नहीं गया, ऊपर नामुल अमल किया गया, उसको जबरदस्ती ठोंका गया कि जी ये फिनांस को चलाएंगे और लोगों के लिए कुछ बेहतर है, लेकिन वो भी नाकाम हो गए। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूँ जो वो रिलीफ लोगों को दे सकते थे, जब कैबिनेट में मीटिंग नहीं होती थी, वो अपनी राय को आला रखते थे, किसी की राय को भी तरजीह नहीं देते थे। तो आज वो जो ब्लेम है, जो लोगों का कहना है कि इस गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया, तो उसमें पीपल्स पार्टी तो एक मुशावरत दे सकती थी। बड़े बड़े अच्छे मंसूबे थे हमारे पास जो हमने डिस्कस किए, लेकिन हमारे जो वजीर आजम थे और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी ही की। आपको याद होगा कि जो बजट के अंदर सैलरीज का मसला आया लोगों के मुलाजमीन के लिए, तो उसके ऊपर भी पीपल पार्टी डट गई कि हमने इनकी सैलरीज को बढ़ाना है और हर सूरत हमने बढ़ाना है। वो हमारे इस डट जाने की वजह से लोगों जो मजदूर हमारे जो मुलाजमीन थे उनकी तो हैं बड़ी बड़ी। है। मैं पीपल आता हूं पार्टी तस्लीम कुरैशी साहब, मैं आता हूं। हम साथ इसलिए खड़े थे कि जो माजी में 3.5 साल में लोगों की मायूसी थी, गवर्नमेंट का जो पाकिस्तान को दिवालिया के लिए जाने की कोशिश थी, हमने उस दिवालिये से पाकिस्तान को निकालने के लिए अपना कंधा भरपूर दिया। और मैं समझता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी इस हक में है, इस हक में है कि लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है, आवाम पिस रही है, आवाम मैं आता हूं बड़े तस्लीम मसाइल। कुरैशी साहब, मैं आता हूं। अच्छा, अब इसमें हुमायूं महमद साहब ये फरमाइएगा कि आज जो इलेक्शन कमीशन ने बात की है कि 20 दिन में आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं और 7 दिन में फिर वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो तफसीलात अब दें, ये आपके लिए कुछ अच्छी खबर है? क्योंकि फिर इंतखाबी निशान का मसला है और बाकी चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हुई हैं। एक तो ये इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है, इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस जारी किया था उसमें कोई इलीगैलिटी ऑफ द इलेक्शन, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, और उसमें जब ये हुआ था तो उसमें मैं भी उधर ही था, उसमें कोई इलीगैलिटी का जिक्र नहीं हुआ। नंबर 2, जिस तरीके से उन लोगों ने कहा, और फिर जो हमारी जो लीगल टीम थी जब उनके साथ मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी उनको रीअश्योर कराया गया था कि ये लिहाज से, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है इसका एक बहुत बायस्ड रवैया है पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ। एंड हम ये समझते हैं कि ये बेसिकली एक चाल है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को आप 20 दिन का दिन दे रहे हैं। 20 दिन में कौन से इलेक्शंस होते हैं, कैसे इलेक्शंस होते हैं? आप 2 नंबर इलेक्शंस की बात करते हैं तो वो तो 2 मिनट में, मैं आपको 5 मिनट में वैसे ही लिख कर भेज दूंगा कि ये कर लो। जब हम आपको बता रहे हैं कि ये इलेक्शन सही हुआ है और उसमें सारी चीजें ठीक हुई हैं, तो आप क्यों नहीं मान रहे? एज अपोज टू बाकी तो उन्होंने क्या कर दिया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का डिसीजन है, देखिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। परसों की बात है कि शांगला में 2 पार्टियों ने अपने अपने कन्वेंशंस किए। एक अमीर मकाम साहब जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और एक तरीके इंसाफ के वर्कर्स जो उस हलके के हैं, उन लोगों ने, जो अमीर मकाम साहब है उसको गवर्नमेंट ने पूरी प्रोटोकॉल वगैरह और सिक्योरिटी सब कुछ दिए, लेकिन उन्हीं दिन उसी वक्त पे आपने तरीके इंसाफ के उस पे आपने सेक्शन 144 लगा दिया। ये क्या हो रहा है? मतलब ये टेक केयर गवर्नमेंट है या केयर टेकर गवर्नमेंट है? उनको अनबायस्ड होना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं वो एक्सटेंशन है। अब आखिरी और इंपॉर्टेंट बात, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का आज इजाफी नोट के लिहाज से क्या आया है? उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि पिछले 16 दिन से हर काम जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि 224(2) के तहत पिछले 7 महीनों से जो पंजाब और केपी में हो रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जब प्रेसिडेंट साहब ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आओ मिलकर डेट डिसाइड करते हैं, इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट से मिलने की बजाय और डेट डिसाइड करने की बजाय वो एम्बेसडर ऑफ यूएसए से मिलना उन्होंने प्रेफर किया है। जब प्रेसिडेंट साहब ने जो लॉ मिनिस्ट्री है उनसे एडवाइस मांगी, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल नहीं दे सकते हो। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो गलत एडवाइस दी गई है
इसके बारे में कौन है, कौन किसको सजा होगी। तो होगी। जिस तरीके से कमीशन ने नहीं माना बात प्रेसिडेंट की, इसमें क्यों नहीं सजा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये जो सबसे बड़ा है, और मेरे ख्याल में आबिद शेर अली साहब मुझे इधर डिफेंड भी करेंगे, क्योंकि नारा इनका था वोट को इज्जत दो। अकॉर्डिंग टू जस्टिस अतहर मिनल्ला, ये 12 करोड़ लोगों का वोट का हक इस वक्त पिछले 16 दिन से पूरे पाकिस्तान में और पिछले 7 महीनों से पंजाब और केपी में बिल्कुल मारा जा रहा है। उनका हक उनको नहीं मिल रहा। तो इस वक्त मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है जी। ये सर जी हमारे मेहमान साहब मैं आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। अभी शेर अली साहब ये फरमाइएगा कि मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे सेनेटर हुमायूं अहमद ने बात ख़त्म की है कि ये बड़ा एक तफसीली नोट है जो आया है अतहर मिनल्ला साहब का, और उन्होंने बड़ी तफसील के साथ इन सारी चीज़ों का जो है वो अहाता किया है। वो कोई 1-2 सफ़े का नोट नहीं है। और उन्होंने ये बात कही है कि जो कुछ भी हो रहा है ये गैर आइनी हो रहा है। तो अब इसके ऊपर ज़ाहिर है फ़ैसला तो ज़ाहिर है एक बेंच का आ गया कि इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी को होंगे, लेकिन ये भी तो एक राय, एक जज की राय है, उस बेंच के एक जज की राय है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तमाम मेरे जो ऑनरेबल जजेस हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जो राय उनका है उनका बेहद सलाम है। मेरे भाई हैं मोहम्मद साहब, बड़े अच्छे आदमी हैं। मेरी इनसे दरख्वास्त है कि बात कर रहे थे, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि शायद इनको ख्याल आता उस वक्त 14 करोड़ अवाम के आपसे की बात कर रहे हैं। तो जब उस्मान बुखार को चीफ मिनिस्टर बनाया था जहांगीर तरीन साहब का जहाज इस्तेमाल करके, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकटें उड़ाई जा रही थी और बेदर्दी से जिस तरह इक़्तिदार पर कब्जा किया जा रहा था, तो वो भी अवाम के हुकूक पर डाका मारा गया। बिल्कुल हुमायूं साहब आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह आरटीए सिस्टम बंद करके हमारे वोटों पर डाका मार के रातों रात रिजल्ट चेंज करके हमारी सीटों को चेंज करके हुकूमत दी गई, बिल्कुल आपने सही कहा, डाका मारा गया। तो मैं देखें, हम किसी चीज की विक्टिमाइजेशन के मैं हक में नहीं, लेकिन 9 मई के वाक़े की अगर आप तईद करते हैं उसका मैं कुछ नहीं करता। जिन लोगों ने 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हुए हैं उनको कैफियत सरदार तक हर सूरत में पहुंचाना चाहिए। डजंट मैटर कि उस शख्स का ताल्लुक किससे है किससे नहीं है। किसी को इजाजत नहीं है कि हमारे मुसल्लह अफवाज के घरों पे जत्थों की सूरत में आप हमला करें, आप उस तनसीबात पर हमला करें, आप हमारे पाकिस्तान जो एयर फोर्स है उनकी तनसीबात पे जाकर उनके जहाजों पर चढ़ रहे, आप हमारे कोर कमांडर का यूनिफॉर्म पहन लें, इसकी इजाजत हुमायूं साहब हमारे इस मुआशरे में बिल्कुल नहीं देनी चाहिए और ना हम देंगे। लेकिन ये जो मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, आजकल बच्चा भी दूध के लिए रोता है तो मुस्लिम लीग नून का नाम लग जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के शायद नवाज शरीफ यहाँ पे मौजूद हैं। इसी मतबा 2018 में जब कहा गया था कि हमारी 2 साल की मेहनत पर पानी फेंक जाएगा अगर मजीद नवाज और नवाज शरीफ की जमानत हो जाती है, तो उस वक्त भी ये तमाम अफराद मौजूद थे। इन्हीं जगहों पे इन्हीं फैसले करने वाली अदालतों में बिल्कुल मौजूद थे। जब जस्टिस सिद्दीकी साहब को जिस तरह से हटाया गया होते थे कि आप नवाज शरीफ की बेल नहीं देंगे, अगर आप नहीं देंगे तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, आपको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा दिया जाएगा। उन्होंने नहीं माना तो आपने उनको सूली पे चढ़ा दिया। बिल्कुल हुमायूं साहब आपने जो फरमाया मैं कुछ बता रहा हूँ, जो आपकी ही हुकूमत में आप ही के दौर में इन तमाम अफराद के साथ हुआ। नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे पाबंदी लगी, आप ही के दौर में लगी। कैमरा के लोगों को उठाया गया, आप ही के दौर में उठाया गया। साथियों पर गोलियां बिठाई गई, आप ही के दौर में बिठाई गई। तो मैं इन चीजों में नहीं, तो जहां तक मेरे भाई तस्लीम कुरैशी साहब बैठे हैं, कुरैशी साहब हम मेरे बड़े काबिल एहतराम है, दोस्त से हमने बड़ी एक मुश्तरका शक्ल की उस वक्त एनएफएल को अगेंस्ट, अगर आपको याद हो। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि भाई
पाकिस्तान की कौम जो है, आप चले मुझे बुरा कह दें, मुझे आप जो मर्जी कह दें, लेकिन 16 आप अपने 16 साल का जो इम्तिहान है सिंध का वो बताएंगे कौम को कि आपने क्या किया है। मैं आता हूँ यार, 1 मिनट अभी आते नहीं है, 1 मिनट 2 मिनट दे दें मुझे, मैं इन दोनों अपने मुअज़्ज़िज़ अपराध दोस्तों की बात सुनना था। अब मेरी 1 मिनट लूंगा जाना चले। अब ये 16 साल का सिंध हुकूमत का हिसाब मांगते हैं। आप कहते जी के इंतखाबात में धांधली हो रही है, आपसे वहां पर इंसाफ और जो लोग महरूमियों का शिकार है, आप कहते जी कि नून लीग को आप सपोर्ट कर रहे हैं। भाई कुरैशी साहब, आप भी माशाल्लाह वजीर रहे हैं इस हुकूमत के, आप ही ने भी सरगोदा से इलेक्शन लड़ना है, हमने फैसलाबाद से लड़ना है, तो इंशाअल्लाह ताला वोट तो इज्जत मिल जाएगी जो जीतेगा, और बिस्मिल्लाह करके जो जीतेगा उसके गले में हार डाल देंगे। तो लिहाजा हमें पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहिए। 26 करोड़ अवाम गुर्बत की तकलीफ है, टेक्सटाइल का पहिया जाम होने जा रहा है। अगर अनसर्टेनिटी रही तो खुदा न खास्ता ये अच्छी खबर नहीं होगी, ये फिर बहुत बड़े तूफान का पेशखमा होगी। अच्छा, अब इसमें तस्नीम कुरैशी साहब ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो कभी बुज़ुर्गों की बात करते हैं कि आप वो छोड़ें, फिर वो कहते हैं कि कुछ जो है वो मदरसों में जाके बैठ जाएं, दुआ करें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए। जिनको आप मदरसों में बैठने का मशवरा दे रहे हैं वो कहते हैं कि जी बिलावल साहब जो हैं वो आप चाहते हैं कि जरदारी साहब रिटायर हो जाएं, तो ये मामला क्या है? सबसे पहले तो मैं अपने आबिद शेर सिंध के हवाले से बात करूंगा, तो मैं एक ही बात छोटी सी करूंगा, हेल्थ के हवाले से करूंगा कि सिंध के अंदर आप किसी भी 90 किलोमीटर के बाद जाएंगे, आपको बड़ा हॉस्पिटल मिलेगा जिसमें मुख्तलिफ डिजीज का भरपूर इलाज, और पंजाब से लोग जा रहे हैं वहां पे। गंबट जैसे इंस्टीट्यूशन में, हेल्थ इंस्टीट्यूट में लोग पंजाब से जा रहे हैं, और आपके नकवी साहब जब विजिट करके आए हैं सिंध के हॉस्पिटल्स का, निगरान वजीर वो उन्होंने कहा है कि पंजाब में उस लेवल का एक भी हॉस्पिटल नहीं है। आपने क्या खिदमत की है 35 साल में हेल्थ के वाले में, मुझे एक ही बता दे, बाकी छोड़ दे सारे। ठीक है, एक बोतान हम पे लगा हुआ है, वो सामने रोजाना हम फेस करते हैं, कोई बात नहीं, ये तो चलता है, लेकिन मुझे हेल्थ के हवाला से कोई पंजाब का कोई एक हॉस्पिटल बता दे कि वो इस लेवल का हमने बनाया है 35 साल में। पंजाब की आपने बड़ी खिदमत की है, मासवाई शोबाजी के कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई। दूसरी बात यह है जो आप कह रहे हैं कि बिलावल साहब ने जो बोला है कि बुजुर्गों को, उन्होंने एक हमदर्दाना अपील की है, वो उसमें तमाम बुजुर्ग हैं, उसमें ये नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि आप नहीं, उसमें जरदारी साहब भी हैं, वजीर आजम रहे हैं, नहीं उसमें जरदारी साहब भी हैं, मतलब आप कह रहे हैं ना तमाम बुजुर्ग हैं, तो मैंने कहा पूछ लूं जरदारी साहब भी हैं। हम आपकी इस बात को भी बड़ा करते हैं, चलो उनको भी हम कह देते हैं जी जरदारी साहब आप भी सियासत छोड़ दें जी, चले ठीक है जी, इसमें बुराई वाली कोई बात नहीं। एक अच्छी बात उन्होंने की है कि 4 मरतबा वजीर आजम बने हैं। जरदारी साहब तो वजीर आजम नहीं बने ना, उन्होंने उनको बोला है कि जो 4 मरतबा बन के गुर्बत की जो लकीर है आपकी वो कहाँ गई है, लोग कहाँ फंस गए हैं। इसलिए एक मौका हमें देना चाहिए, जो हमारी यूथ है, हमारी यंग है, उनको हम मौका दें। वो सर मौका तो उस वक्त मिलेगा ना, आप इलेक्शन जीतेंगे। पंजाब में तो आपकी जो सूरत हाल है वो सबके सामने। और मेरे भाई मेरी बात सुन साहब, हम अवाम से कह रहे हैं ना, हम अवाम के वोटों की ताकत से आना चाह रहे हैं, अवाम के अंदर हम गए हैं, अवाम को हम एड्रेस कर रहे हैं, हम किसी बड़े लोगों को तो नहीं एड्रेस कर रहे ना। ठीक है, ठीक है, हम ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। अब हमारी मोहम्मद साहब ये फरमाइएगा कि गुजारिश ये है कि सियासत जो है वो कोई आसान काम नहीं होता, अपोजिशन में रहना एक और चीज़ होती है, इक़्तिदार में आके चलना एक टोटली मुख्तलिफ चीज़ होती है, और फिर जब आप एक मखसूस सूरत हाल में आते हैं तो लीडरशिप के तकाज़े जो हैं वो वहीं पर पूरे होते हैं। आपकी हुकूमत और आपके दौर में भी बेशुमार गलतियाँ और कोताहियाँ हुई हैं, और ज़ाहिर है कि अपनी गलतियों और कोताहियों के नतीजे में ही आदमी किसी जाल में जो है वो फंसता है। लेकिन अब इस वक्त की जो सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जितनी भी बच खुच जाएगी
उसका कोई असेंबली के अंदर मामला होगा? देखिए इस तरह है कि अगर आप अभी देखें, इस वक्त देखिए क्या हो रहा है। एक तो मैं आपको फिर बताता हूँ कि मियां नवाज शरीफ कह रहे थे कि भाई झूठ बोलना बुरी बात है, फलाना है। उन्होंने कहा कि सिंध में जितने भी ये जो कोल के प्रोजेक्ट थे कि हमने लगाए थे, लेकिन मुराद अली शाह ने आके बताया कि वो तो यहाँ पे भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये 91 में सबसे पहले जो कोल दरियाफ्त हुआ वो 91 में हुआ था। उसके बाद 93 में उन लोगों ने बेनजीर की गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने वहां पे ये कोल का पूरा वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा दिया था। तो उन्होंने तो टीवी पर कह दिया कि जो मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, वहां पे कुछ नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि ये साहिवाल का जो इंपोर्टेड कोल का जो प्रोजेक्ट है 1320 मेगावाट का, ये मियां शहबाज शरीफ ने लगाया। लेकिन आफरीन इस बात पे है कि ये इंपोर्टेड कोल है, ये पहले इंपोर्ट होगी, कराची में उतरी, कराची से हजारों मील दूर शिप हो उसमें ये ट्रेनों में और मुख्तलिफ चीजों में लेकर साहिवाल लेकर आएंगे और फिर जाएगा। इसको नेप्रा वाले भी कहते हैं कि ये हमें प्रोजेक्ट समझ नहीं आता कि ये चलेगा कैसे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर हो रही हैं। और यहाँ पे अगर आप कहते हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कि क्या हर जगह पे होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज फार एज कंसर्न वो पूरे पाकिस्तान में जितनी भी सीट हैं हर सीट के ऊपर उनका कैंडिडेट होगा। और इंशाल्लाह ताला जब आपके रिजल्ट्स आएंगे तो चाहे जब ये अपने आबिद शेर अली साहब कह रहे थे कि आरटीएस वाले, ये लोग भी आरटीएस से जीते थे ना, पीपल्स पार्टी वाले भी आरटीएस से जीते थे, कोई नया वो तो नहीं था ना। ये तो हमेशा से 2013 में ये आरओ के इलेक्शन से जीते थे। इस दफा इन्होंने कहा है कि यार इस दफा हम दोबारा 1985 वाला तरीका यूज करेंगे कि हम लोग डायरेक्ट आके वो करेंगे। नहीं, इसमें हमारी मोहम्मद साहब ये फरमाइएगा, देखिए 2018 में जो कुछ हुआ वो तो अब तश्ते असबाब हो चुका है, उसमें कोई पर्दा रह ही नहीं गया, हर चीज़ खुलकर सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको कैसे खड़ा किया गया, किस तरह लाया गया, धरनों के पीछे कौन था। अब तो जो लोग थे वो एडमिट कर रहे हैं कि हम थे, हमने ये सब कुछ किया। तो बैसाखी जब निकली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी गिर गई। तो अब ये जो सूरत हाल है इसके अंदर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये काम किए, लेकिन अगर सिर्फ एक ही चीज़ का जिक्र कर दिया जाए कि आपने बिलियन ट्री नामी जो मंसूबा शुरू किया था, लोग आज तक इस तलाश में हैं कि वो बिलियन दरख्त हैं कहाँ पे। मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा तो बड़े आपने अच्छा वो किया है, इंडिपेंडेंटली इसकी वेरिफिकेशन हुई है। जो वर्ल्ड बैंक है और उन लोगों ने की है, उन्होंने जो बताया इस वक्त 3 बिलियन ट्रीज प्लांट हुए थे जो केपी के लिहाज से हैं। उन 3 आउट ऑफ 10 बिलियन 3 बिलियन ट्रीज प्लांट हुए थे। उन्होंने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो रेट है जो पहले 30s में था वो अभी 61 हो गया है। और अगर इसी साल से चलता रहा तो ये अगले 5 सालों में 178 पे चला जाएगा, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि इसको जब आप ग्रेड करते हैं, ये वेरी गुड के लेवल पे उन्होंने ग्रेड किया है कि 65% से ज्यादा इनकी सर्वाइवल और ग्रोथ हुई है। तो एज पर द वर्ल्ड इज कंसर्न, पाकिस्तान हैज अचीव बहुत बड़ी माइलस्टोन की है। इससे आपकी जो केपी की जो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन रेट है वो हो गई है, बेहतर हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये पंजाब में लाहौर इज द वर्ल्ड डर्टीएस्ट प्लेस, और पंजाब वो जगह है जहां पे वो गुजारिश ये है कि पेशावर भी पीछे पीछे ही है, ज्यादा दूर नहीं है। वो आप देखें। लेकिन मैं आता हूं, मेरे पास अब बड़ा थोड़ा वक्त रह गया है, इसमें तस्लीम कुरैशी साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किस बुनियाद पर वजारत उज़्मा का दावा कर रही है? देखिए जी, ऐसे कोई रोक सकता है हमें? हम अवाम के पास गए हैं, अवाम को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, अपना मंशूर बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उनको हम बता रहे हैं कि जो माजी में उनके साथ हुआ है इंशाल्लाह अब नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट आएगी, हमारा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होगा,
तो इसलिए ये चीजें अवाम के अंदर जाने, बाकी तो अवाम के फैसले हैं ना। हम कोई लाडले तो नहीं है किसी के, हम तो अवाम के लाडले बनना चाह रहे हैं, हम अवाम के रहम करम पे हैं। हम ये समझते हैं कि अवाम ही जो है वही जिसको वोट दें वही आएगी, या हम दूसरी जो हमारे लीडरान की तरह नहीं है कि रिजल्ट की शाम को हम कहें कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी दें तो मैं फिर कुछ कर सकूंगा। हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी होगी तो इंशाल्लाह हम वो काम करेंगे, वो काम पाकिस्तान करेंगे के जो लिए। वो होता है। मैं तशरीफ कुरैशी साहब आता हूँ। अब इसमें आबिद शेर अली साहब ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नवाज जो है अभी तक उस थ्रॉटल के साथ इलेक्शन मुहिम की तरफ नहीं आई है, इसकी क्या वजह है? देखिए, हमारा एक अपना तरीकाकार है कैंपेन रन करने का कि मियां नवाज शरीफ साहब जितना पाकिस्तान का दौरा किया है, इसका केपी और साथ ही वो जाएंगे सिंध में भी और पाकिस्तान के पूरे तमाम एरियाज के अंदर जाएंगे। उसके बाद वो जब शेड्यूल आएगा इलेक्शन का तो हम अपने जलसे भी अनाउंस करेंगे। तो हमारा जो एक मोमेंटम है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करेंगे और हम इस नैरेटिव के साथ जाएंगे जैसे हम चाहते हैं। और हमने किया, हमने जो कहा अल्हम्दुलिल्लाह किया। अभी मेरे भाई हमायूं साहब कह रहे थे को के मेरे पास बैठे तो मैं उनको कोल के बारे में भी ब्रीफिंग दूंगा। मैं वजीर रहा हूँ दौर में जब वो कोल प्रोजेक्ट लगे थे। ये हमारा ही काम था कि घर में जो इंडिजिनस कोल है उसकी यूटिलाइजेशन के लिए हमने पावर प्लांट लगाए। नहीं तो हमायूं भाई आप शायद सस्ते बिजली के लिए 18 घंटे की अंधेरे में डूबा हुआ पाकिस्तान मिला था, जिसको हमने रोशनी से बदला। हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर किया पाकिस्तान के अंदर। सी टैग से लेकर हमने जो सड़कें मोटरवेज पे आप आते जाते हैं, ये तमाम चीजें नवाज शरीफ साहब का तोहफा किया है। कृषि घंटे में सुबह तक इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। वो नवाज शरीफ की सड़कें हैं उन्हीं की है। इसमें आबिद शेर अली साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब, बहुत शुक्रिया तस्नीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।